हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल ऑनलाइन इग्नू गाइडेंस में। और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है AHE01 का ले लेते हैं, यूनिट 9 शहरीकरण के प्रभाव। एक क्वेश्चन इससे 100% आएगा शहरीकरण से, ठीक है ना। तो चलिए फिर जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर शहरीकरण है क्या। ठीक है, तो देखिए, शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सामूहिक रूप से बहुत अधिक संख्या में एक व्यक्ति छोटे से स्थान पर रहने लगते हैं और शहर बनाते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है, बहुत से अधिक संख्या में जब बहुत से अधिक संख्या में व्यक्ति आते हैं, सामूहिक रूप में जब व्यक्ति आते हैं और छोटे से स्थान पर रहने लगते हैं, शहर बनाते हैं, तो वो शहरीकरण प्रक्रिया होती है। ठीक है, कभी कभी इसको ऐसे भी बोल दिया जाता है कि गांवों से जब लोग शहर की ओर पलायन करते हैं, उसे भी हम शहरीकरण की नजर से देखते हैं। ठीक है ना। तो शहरी या शहरी क्षेत्र की परिभाषा समय समय पर और स्थान के हिसाब से बदलती रहती है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की सिफारिश के अनुसार बहुत से देश उन सभी स्थानों को शहरी क्षेत्र मानते हैं जहां 2000 से अधिक लोग समीप और एक साथ रहते हैं। और बहुत से राष्ट्र भिन्न भिन्न मानकों के आधार पर आंकड़ों का संकलन करते हैं। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत गणराज्य शहर उन बस्तियों को कहता है जहां 5000 से अधिक लोग रहते हैं। तो जहां 5000 से अधिक लोग हैं उसे शहर मान लिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से बहुत अधिक संख्या में एक साथ ये, ठीक है ना, छोटे से स्थान पर रहना ही शहर रहते हैं और शहर बनाते हैं, वो शहरीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे परिभाषा क्या दी है भारत के नजरिए से शहरीकरण की। तो पहला कि ऐसे सभी स्थान जिनकी संख्या 5000 से अधिक हो। ठीक है, ऐसे सभी स्थान जहां कृषि से भिन्न व्यवसायों में कम से कम 75% पुरुष काम करते हों। ऐसे सभी स्थान जिनकी जनसंख्या घनत्व 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर हो। और सभी नगर पालिका, नगर निगम, छावनी और अधिसूचित शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक मानव था, जो घुमक्कड़ जात का था, ठीक है ना, अपना जीवन निर्वाह कैसे करती थी, घूम घूम के करती थी। ठीक है ना, वो क्या करते थे, शिकार करते थे। ठीक है ना, खाद्य पदार्थ को कैसे इकट्ठा करते थे, जैसे कि एक तरह से कह सकते हैं पेड़ों से तोड़ के फल वगैरह इकट्ठे करके। तो वो खाद्य संग्रहण पर ही निर्भर रहते थे, खाना पीना इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे, वही खाते थे। ठीक है ना, असामूहिक रूप से वो करते थे। तो वो लोग अपने भोजन के लिए काफी बड़े क्षेत्रों में घूमते थे, क्योंकि उनका जो जीवन था वो घुमक्कड़ प्रकृति का था, इसीलिए उनको घुमक्कड़ बोलते थे। तो उन्होंने कभी बस्तियां उनकी स्थायी रही ही नहीं। एक जगह पे रहे कुछ टाइम के लिए, खाना है तो है, नहीं है तो वहां से निकल गए, दूसरी जगह रह लिए। ठीक है ना। तो इस तरह से उनकी जिंदगी घूमती रही। लेकिन आगे चल के 10,000 वर्ष के बाद देखा जाए, जब कुछ और आगे चला, तो लोगों में समझ आई और वो एक जगह पर रुक गए। और एक जगह रुककर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना, यानी खेती किसानी करनी प्रारंभ कर दी। ठीक है, तो इस तरह से गांव बसने लगे। जब लोग एक जगह पर रुकने लगे तो वहां पर गांव बसने लगे। राइट। तो भारत में शहरीकरण का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। ठीक है ना। और विज्ञान के प्रौद्योगिकी के आधार में हम यहाँ पे पहले भी पढ़ चुके हैं कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता के शहर कहलाए जाते हैं। सोचिए तो कितना पुराना है, जहाँ पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा घाटी की सभ्यता थी, जहाँ पे शहर जैसे घर बसाए गए थे। शहरीकरण मानव सभ्यता के समग्र विकास में काफी नई घटना है। उस काल में इस तरह के बाथरूम बनाए गए थे, बीच में सड़क थी, सड़क के पक्की सड़क थी और सड़क के बगल बगल से घर बनाए गए थे, पानी निकलने के लिए नालियां बनाई गई थी। ठीक है, तो बहुत व्यवस्थित तरीके से हड़प्पा काल में घर बने हुए थे। तो एक तरह से शहरी विकास हुआ था। ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जब लोगों ने वनस्पति खेती करना शुरू कर दिया तो पशुपालन करना भी शुरू कर दिया। और इसके फलस्वरूप खेती और पशु प्रजनन के उन्नत तरीके विकसित हो गए और आवश्यकता से अधिक उत्पादन हुआ। समाज के कुछ लोग दस्तकारी, कारीगरी और नौकरी की ओर भी प्रवृत्ति में आगे आगे की ओर बढ़ने लगे। ठीक है, सिंचाई और कृषि के प्रौद्योगिकी प्रगति के फलस्वरूप काम करने के लिए लोगों की कमी होने लगी। ऐसी स्थिति में क्या होने लगा कि भारी बोझ ढोने के लिए स्लेज युक्त पशुओं का प्रयोग होने लगा। तो इस तरह से एक तरह से शहरीकरण का विकास हुआ। आबादी के बढ़ने के साथ गांव जो है कस्बों में बदल गए। कस्बों की आबादी ने बढ़कर शहरों का स्वरूप ग्रहण कर लिया। जहां पर ज्यादा आबादी होती है तो गांव, गांव से कस्बे, कस्बे से एक शहर बन गया। ठीक है ना। और इमारत, पक्के इमारत, मकानों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई। ठीक है ना, तो शहरीकरण कहलाता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है शहरीकरण का। ठीक है। ओके, अब इसमें क्या देख लेते हैं, शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि किन कारणों से होती है। वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि शहरी संख्या में जो वृद्धि होती है उसके मेन कारण क्या, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि शहरी संख्या में वृद्धि किन कारणों से होती है। ठीक है। ओके, राइट। चलिए, तो इसे देख लेते हैं थोड़ा सा।
तो देखिए, शहरी जनसंख्या में स्वाभाविक वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का प्रवासन और शहरी नागरिक नगर पालिका क्षेत्रों का प्रशासनिक विस्तार। तो इन सभी ने शहरी जनसंख्या में वृद्धि के तरीके अपनाए, ठीक है ना। सभी के तरीके एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे एक स्थान पर लोग रहते हैं तो वहां के कारण दूसरे स्थान से भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। किस वजह से लोग वहां पे रह रहे हैं तो कारण अलग अलग हो सकते हैं ना। तो जिनके फलस्वरूप शहरीकरण हुआ और अन्य औद्योगिकरण और विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए भी यहाँ पर शासकीय और प्रबंध की व्यवस्था की जरूरत हुई, ठीक है ना। अब प्राकृतिक पर्यावरण में मानवीय बस्तियों के अत्यधिक परिवर्तन हुआ, जनसंख्या, क्षेत्र पर औद्योगिक और सांस्कृतिक वृद्धि के आधार पर प्रत्येक बस्ती की अपनी अपनी सामाजिक आर्थिक प्रणाली हो गई, ठीक है। जिस गति से बस्तियां उत्पन्न हुई थी वह प्राकृतिक विकास प्रक्रियाओं से भी कहीं अधिक तेज थी, ठीक है। तो ये शहरीकरण में आप लिख सकते हैं, ओके, राइट, ओके। पर्यावरण पर शहरीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, भूमि के उपयोग में परिवर्तन सबसे पहली बात यहाँ पे हुई कि पर्यावरण पर शहरीकरण के प्रभाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस, आपका ये क्वेश्चंस आ सकता है कि पर्यावरण पर, क्योंकि आपका सब्जेक्ट का नाम ही पर्यावरण है, तो पर्यावरण पर शहरीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, भूमि के उपयोग में परिवर्तन सबसे पहली बात हुई कि मानव समाज की आर्थिक प्रगति के साथ साथ कस्बों और शहरों में भी वृद्धि होने लगी और ऐसे स्थानों पर ये जो है बनते हैं जहां भूमि और कृषि, गैर कृषि दोनों प्रकार के कार्यों के लिए अनिवार्य हो, ठीक है ना। घर कहाँ पे बनाए जाते हैं, शहर कहाँ पे विकसित होते हैं, जहां पर भूमि हो कृषि के लिए और बिना कृषि के लिए भी, मतलब खाली भी हो। तो इस प्रकार वे भूमि का जीवन निर्वाह करते हैं भूमि पर, ठीक है ना, अपने जिंदगी के लिए भूमि का यूज करते हैं। वे कस्बे बढ़ते हैं, इससे कस्बे बढ़ते हैं वो, और जैसे ही कस्बे बढ़ते हैं तो वहां पे उत्पादन भूमि और उपयोगी वनों पर अधिकार कर लेते हैं। यानी जो खाली जमीन होती है जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं तो वहां पे उसको काट के अपना घर बना लेते हैं। भाई, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो रहने के लिए घर भी तो चाहिए ना। अब रहने के लिए घर कहाँ से, आवास आप बनाएंगे तभी तो होगा ना, घर तो बना बनाया मिलेगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। तो वो लोग क्या कहते थे, पेड़ों को काट करके क्या बनाते थे, एक इलाका एक घर बना लेते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार भूमि अपने सभी जैविक संसाधनों सहित नष्ट हो जाती थी, ठीक है। तो भूमि के उपयोग में भी परिवर्तन हुआ। फिर जल स्रोत की कमी, दूसरा रीजन, शहरी आबादी में पानी की जरूरत कई गुना बढ़ती है। अब सीधी सी बात है यार, जहाँ पे जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पानी की आवश्यकता कहाँ किस चीजों के लिए होती है। हमें खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, हमें पीने के लिए पानी चाहिए, हमें कपड़े धुलने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, घर को साफ सुथरा रखने के लिए पानी चाहिए, यदि आपने जानवर को रखा है तो उनको पिलाने के लिए, उनको नहलाने के लिए, सभी चीजों के लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ में यहाँ पे जल स्रोत की भी कमी आई है, ठीक है ना। और बहुत बड़े शहरों में भी देखा जाता है कि पानी की जब कमी हो जाती है तो वहां पर आबादी बढ़ने के साथ साथ जब पानी की कमी होती है तो पानी को बहुत दूर से लाना पड़ता है शहरों में, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल, गर्मी में देखिए, गर्मी में कितनी पानी की प्रॉब्लम होती है, और दिल्ली वगैरह शहरों में, बॉम्बे वगैरह बड़े बड़े महाशहरों में देखिए पानी की किल्लत मच जाती है। तो ये मेन रीजन होता है शहरीकरण का, ठीक है ना। शहरीकरण हुआ और आबादी बढ़ी और प्रॉब्लम शुरू। भवन निर्माण सामग्री, आबादी बढ़ने का एक रीजन तो ये भी है ना कि यदि शहरीकरण हो रहा है, लोग दूसरी जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह में जा रहे हैं, तो वहां पे रहेंगे तो घर में ना, तो मकानों और भवनों के निर्माण के लिए भी बहुत अधिक मात्रा में भवन सामग्री की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। ये आप भवन सामग्री में क्या चाहिए होता है, ईंट चाहिए होता है, सीमेंट चाहिए होता है, लकड़ी चाहिए होता है, सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो भवन निर्माण सामग्री, ठीक है ना। फिर उद्योग, शहरीकरण के साथ साथ औद्योगिक विकास भी होता है, क्योंकि जहां पे शहर बस जाता है तो ऑटोमेटिक वहां पे उद्योग आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार दिलाना होता है। उनको मालूम होता है कि यहाँ पे व्यक्ति ज्यादा है तो यहाँ पे उनको रोजगार मिल सकता है, यानी उद्योगों के लिए श्रमिक और कारीगर मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो उद्योग भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर गंदी बस्तियां, अच्छा, गंदी बस्तियां पर्यावरण ह्रास का सबसे बड़ा एक कारण होती है, पर्यावरण ह्रास का, ठीक है ना। और ये शहरीकरण औद्योगिकरण दोनों के साथ में होती है। अब शहरीकरण के साथ में तो ऐसा होता है कि लोग नालियां वगैरह निकालते हैं, नालियां देखिए पट्टी हुई होती हैं, पॉलिथीन वगैरह उसमें पड़े हुए होते हैं और साथ में ही जम जाता है। उसका पानी कहाँ जाता है, नदी वगैरह में मिल जाता है, तो पूरा कचरा शहर का जितना होता है वो कहाँ जाता है, नालियों के माध्यम से उसमें चला जाता है, नदी वगैरह में जाता है, ठीक है ना। बस्तियां भी बहुत गंदी गंदी होती, झुग्गी झोपड़ी देखिए, बड़े बड़े शहरों में लोग झुंगियां बनाकर रहने लगते हैं और उनकी झुंगियों के आसपास की आबादी देखिए कैसी रहती, मलिन वाली बस्ती कहलाती, ठीक है ना। और यहाँ पर औद्योगिकरण,
जब उद्योग बन जाते हैं तो उद्योग का जो कल कारखाने होते हैं तो जिनको रासायनिक अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो भेरी यहाँ पे पर्यावरण को बहुत प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। अब रासायनिक अवशिष्ट में क्या क्या हो जाते हैं, गंदा पानी, दूषित पानी, केमिकल वाले पानी जो होते हैं, कूड़ा करकट जो होता है वो सभी या तो किसी जगह खुली जगह में छोड़ दिए जाते हैं या नाली के माध्यम से नदी, नदी के माध्यम से सागर में मिला दिए जाते हैं, जो पर्यावरण के साथ साथ वहां पे रहने वाले जीव जंतु के लिए भी हानिकारक होते हैं। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके, ठीक है ना। ओके, फिर जल प्रदूषण भी होता है, जो भी हमने आपको बताया वही है जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण बताने की जरूरत ही नहीं है, जल प्रदूषण वायु प्रदूषण तो बहुत ईजी चीजें हैं, ठीक है ना। शहरीकरण और सामाजिक संगठन ये हम नहीं देखेंगे। शहरीकरण उसके कारण क्या हो सकते हैं, पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, कौन कौन से कारक है, ये चीज हम देख लिए, ठीक है ना। तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, ठीक है ना। ओके, अच्छा शहरी जीवन में जाति प्रथा क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं इसलिए चीजें बताती रहती हूँ कि अगर आए तो आप समझे और बन जाए, ये ना हो कि मैंने ये पढ़ा नहीं कहीं पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। वो चीज क्या है वो चीज हमें मालूम होनी चाहिए। तो भारत में जाति प्रथा एक महत्वपूर्ण कारक है शहरी जीवन में, और भारत में बहुत से कार्य जाति प्रथा के आधार पर होते हैं और वो प्रभावित भी करते हैं हमारे जीवन को, ठीक है ना। इलाकों में आबादी का विवरण भी जाति प्रथा के आधार पर ही होता है और उससे प्रभावित होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में या तो उच्च जातियों निम्न जातियों के अलग अलग गांव या आदि के एक ही गांव होते हैं और इनके अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए गांव में देखिए ना, एक टोले में बटे हुए होते हैं, पंडित वाला टोला, ठाकुर वाला टोला हो गया, फलाना टोला, ढिकाना टोला, ठीक, क्या हुआ, जात के आधार पे बटे होते हैं, ठीक है ना। और सेम इसी तरह से शहरों में भी आजकल लोग जो है फ्लैट वगैरह बनाते थे, एक स्पेशल जात के नाम पे फ्लैट बना देते, कॉलोनी बनाते थे, स्पेशल जात के नाम पे कॉलोनी बना देते हैं, ठीक है ना। और जो निम्न जात के लोग होते हैं उनको आज भी जो है अछूता समझा जाता है, कुएं मंदिर जैसे सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, ठीक है ना। जबकि हमारे भारत देश को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए कितने साल हो गए हैं, लेकिन तब भी इनमें कोई अंतर नहीं आया है, ठीक है ना। तो शहरी क्षेत्रों में जाति विवरण से संबंधित अध्ययनों से पता चलता है कि किसी एक क्षेत्र विशेष में किसी एक जात की प्रधानता होती है, कि पूर्ण के कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मणों का बाहुल्य और इन क्षेत्रों में गैर ब्राह्मण नहीं है। तो यही कहलाता है जाति, जो हमारे पर्यावरण को भी प्रभावित करती है जाति। शहरी जीवन में जाति प्रथा कैसे करती है वो हम देखेंगे। शहर में केंद्रीय भाग में व्यापारी, मुसलमान, गैर स्थायी व्यक्तियों की बाहुलता होती है, तो इस तरह के लोग आके अपने जगह पे बस जाते हैं, ठीक है ना। जातियां वार्ड स्तर पर और यहाँ तक कि खंड स्तर पर भी अलग अलग बसी हुई हैं। शहर के चार दीवारी क्षेत्र में मुसलमानों की अधिक आबादी, जो अन्य स्थानों पर प्राय नगर अहमदाबाद में, और ब्राह्मण पूरे शहर के सभी भागों में बसे हैं, कुछ इलाकों में वे अधिक है। तो भारत के अधिकांश शहरी क्षेत्रों में कमोबेश ऐसी स्थिति होती है, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपका शहर में जाति का, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, शहरीकरण, परिवार संरचना ये हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना। इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो हमने ले लिया, ठीक है ना। संस्कृति और शहरीकरण, मनोरंजन के साधन, सांस्कृतिक मिश्रण, ओके ओके। शहरीकरण का मनोवैज्ञानिक पहलू क्या हो सकता है, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, इंपॉर्टेंट इसमें शहरीकरण का है कि शहरीकरण क्या है, वो पर्यावरण को किस तरह से प्रभावित करता है, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है शहरीकरण, ठीक है ना। ओके, अच्छा जैसे यहाँ पे दे दिया है कि पशु और शहरीकरण, तो शहरीकरण के अंतर्गत बड़ी संख्या में मकान, अधिक सड़कें, कारखाने, पार्किंग स्थल आदि बनाए जाते हैं, और इन सब के लिए या तो कृषि भूमि का उपयोग होता है या वन काट कर ये भूमि उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है ना। तो अभी तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि जहाँ पे बंजर भूमि पर शहर बसाए गए हों। हमेशा जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, वन होता है, उसको काट करके यहाँ पर शहर बसाया जाता है, और हमेशा कृषि भूमि या वन भूमि का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। कुछ स्थान समुद्र तटों, झीलों, नदियों को काट कर भी यहाँ पर पाट कर भी बनाया जाता है, ठीक है ना। तो शहरीकरण से नए किस्म के पौधे और पशुओं का भी प्रचलन होता है। जब मनुष्य किसी स्थान पर रहना शुरू कर देता है तो वह उन पशुओं और पौधों को आश्रय देता है जिनका तत्कालिक महत्व, जैसे कुत्ते, घोड़े, गाय और अन्य पालतू पशु होते हैं। वहां पार्क और बाग बनाए जाते हैं, सजावट और आर्थिक महत्व के पौधे लगाए जाते हैं। तो पशुओं, जीव जंतु का भी एक अन्य श्रेणी होती है जो सतत शहरी क्षेत्रों में रहना शुरू कर देती है, चूहे, कौवे, मच्छर, मक्खियां। तो पशु और शहरीकरण हो गया, ठीक है ना। तो इसे आप देख लीजिएगा। ओके, अब और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, अब सारांश यहाँ पे आ गया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सारांश हो गया है, तो आप इसे देख लीजिएगा। तो हमने क्या यहाँ पे फिनिश किया, हमने 9 यूनिट ली है। अब यहाँ पे हम 12 यूनिट लेंगे, भू निम्नीकरण क्या कहलाता है, ठीक है ना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, भू निम्नीकरण।
ठीक है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। निम्नीकरण, भू निम्नीकरण देख लेते हैं। भू निम्नीकरण क्या कहलाता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है, सेम ही पिछली बारी की तरह शहरीकरण की तरह, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन तो 100% एक क्वेश्चन तो आएगा, चाहे शहरीकरण से आए और चाहे भू निम्नीकरण से आए, ठीक है ना। यहाँ पर कह सकते हैं कि भू निम्नीकरण का मतलब ही होता है कि जमीन का उपजाऊपन खत्म होना, जमीन का ह्रास, भूमि का ह्रास, ठीक है ना। और इसे हम मृदा अपरदन से भी वो कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर कि एक तरह से जब भूमि का ह्रास, भूमि का क्षय होना, ठीक है ना। तो जब भूमि का ह्रास, भूमि का क्षय होता है, तो हम भू निम्नीकरण को इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर वह प्रक्रिया जिसमें भूमि खेती के अयोग्य बनती है, यानी कि जो उसके उपजाऊ उर्वरक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, खेती के अयोग्य हो जाती है, वो क्या कहलाता है, भूमि निम्नीकरण कहलाता है, ठीक है ना। ओके, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं कि मृदा अपरदन। अब यहाँ पे भूमि निम्नीकरण के बाद मृदा अपरदन दिया हुआ है, और इसे आप मृदा अपरदन भी देख सकते हैं, कह सकते हैं, कोई वो नहीं, ठीक है, राइट। चलिए अब मृदा अपरदन प्राकृतिक प्रक्रियाओं तथा मानव कार्यकलापों द्वारा संपन्न होता है। तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया ये देख लेते हैं, ठीक है ना, राइट। तो जैसे यहाँ पर भूवैज्ञानिक अपरदन और त्वरित अपरदन दो में विभक्त किया गया है मृदा अपरदन को, ठीक है ना। तो मृदा अपरदन क्या होता है, जब पृथ्वी का सॉरी मिट्टी का क्या कर जाना, जब मिट्टी का कट कट के क्या हो जाना, बह जाना, मिट्टी का, बारिश वगैरह में देख लीजिए पेड़ वगैरह को काट देते हैं, क्योंकि पेड़ जो होते हैं मिट्टियों को बांध के रखते हैं, ठीक है ना, नीचे। और जब पेड़ों को काट लिया जाता है तो मिट्टी ढीली पड़ जाती है, और जब बारिश वगैरह होती है तो मिट्टी क्या होती है, कट कट के बह जाती है, वो मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक है। ओके, राइट। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा कि भूवैज्ञानिक अपरदन और त्वरित अपरदन देख लेते हैं। तो भूवैज्ञानिक अपरदन में भूवैज्ञानिक मृदा अपरदन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, क्योंकि भूवैज्ञानिक है वो तो, जिसकी प्रवृत्ति पृथ्वी के तल को एक समान बनाना है, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया की प्रथम अवस्था अपक्षय है। अपक्षय का मतलब क्या होता है, जब चट्टानों में तोड़ फोड़ होती है, चट्टानों का विखंडन होता है, विघटन होता है, वो अपक्षय कहलाता है, और ये चट्टानों में पाया जाता है, इसे विदरिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो जिसकी प्रकृति निश्चित रूप से भौतिक रासायनिक है, और इससे पदार्थों का विघटन होता है, निम्नीकरण होता है, ठीक है ना। तो इसे आप छोड़ दीजिए, अपक्षय को हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। अपक्षय का मतलब यहाँ पे होता है कि एक भूवैज्ञानिक या एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होती है, और जिसमें से चट्टानें टूट टूट कर विखंडित होती हैं, टूट टूट कर अलग गिर जाती हैं, वो अपक्षय कहलाता है। तो अपक्षय जनरली जो होता है वो चट्टानों का होता है, ठीक है ना। ओके, चलिए त्वरित अपरदन क्या होता है, खेती के दौरान भूमि पर बाहर से अत्यधिक दबाव पड़ता है, और जिसके परिणाम स्वरूप जो वनस्पति, ठीक है ना, आवरण होता है, वो जलवायु के मध्य, यानी वनस्पति आवरण और जलवायु के मध्य जो होता है क्या बिगड़ जाता है, उनके मध्य संतुलन बिगड़ जाता है, और इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों से पृष्ठभूमि के कटाव की दर भूमि निर्माण की दर से अधिक होती है, और इन दशाओं में होने वाले अपरदन को त्वरित अपरदन से संबोधित करते हैं। समझ में आया, नहीं आया, मैं बता देती हूँ। चलिए देखिए क्या होता है कि जब हम खेती करते हैं, कृषि काम करते हैं, तो क्या होता है, भूमि पर दबाव पड़ता है, ठीक है ना, दबाव तो पड़ने स्वाभाविक बात है। अब जब दबाव पड़ता है तो जो वनस्पति आवरण होता है और जो जलवायु होता है, उसके मध्य एक संतुलन जो होता है वो बिगड़ जाता है भूमि के दबाव की वजह से, ठीक है ना। और यहाँ पर जो प्राकृतिक साधन होते हैं उनकी कटाव की दर जो होती है भूमि निर्माण की दर से अधिक होती है, ठीक है ना। और इन दशाओं में जो अपरदन होता है उसको त्वरित अपरदन कहते हैं, ठीक है। और इसका जो दर होता है परिणाम समानतः भूवैज्ञानिक अपरदन से अधिक होता है। तो अपरदन उत्पन्न करने वाले कारकों के आधार पर अपरदन निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अब जो है मृदा अपरदन जो हमने यहाँ पे देखा था, तो उसको दो भागों में यहाँ पे वर्गीकृत कर सकते हैं। जल अपरदन होता है, तो जल अपरदन एक महत्वपूर्ण बल है जिससे मृदा का परिवहन होता है। जल द्वारा अपरदन वर्षा की बूंदों, पानी की धाराओं तथा बर्फ के माध्यम से होता है, और वर्षा के जल जिसमें पिघली हुई बर्फ शामिल होती है। अपरदन को वर्षा बूंद अपरदन भी कहते हैं। जब ये पृथ्वी पर गिरती है तो जो वर्षा बूंद होती है उन मृदा कणों का विघलन हो जाता है, वो अलग हो जाती है, जो बाद में बहते जल के साथ दूर चले जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, जल अपरदन कहते हैं, ठीक है। ओके, राइट।
चलिए, अब जल अपर्दन हमने देखा, अब इसमें और भी चीज ले लेते हैं, क्योंकि कल आपका पेपर है तो मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगी। ठीक है, तटीय अपर्दन छोड़ देते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वायु अपर्दन ले लेते हैं, जल अपर्दन वायु अपर्दन हो सकता है। वायु द्वारा मृदा अपर्दन उन क्षेत्रों में सामान्य होता है, ठीक है, जहां वनस्पति भूमि को ढकने उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। यानी कि शुष्क भूमि जहां होती है, समुद्र, झील, नदियों के रेतीले किनारे होते हैं, और बारीक हल्के मिट्टी के कण जो होते हैं जो भूमि सतह से उड़ा लिए जाते हैं और वो वायु द्वारा उड़ाए जाते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं, वो वायु अपर्दन कहलाता है। ठीक है ना, राइट, ओके। चलिए, तो सतह, पृथ्वी की सतह से किसके, वायु के, पृथ्वी की सतह से छोटे छोटे हल्के हल्के जो कण होते हैं, क्या किया जाता है, उनको उड़ा के ले जाना ही वायु अपर्दन कहलाता है। ठीक है ना। और रेत वायु के द्वारा लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ जाती है, और यह रेत खेतिहर भूमि, फरों, उद्योग इत्यादि जो भी रास्ते में पड़ता है उसे ढक लेती है, और समय के साथ साथ धीरे धीरे ये क्या होती है, अनुत्पादित होती रहती है, और पौधे रेत में धंस जाते हैं, हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं, और रेगिस्तान के आकार में ये होते हैं, बढ़ने लगते हैं वो। तो ये क्या कहलाता है, वायु अपर्दन कहलाता है। निम्नीकरण, भू निम्नीकरण, ठीक है ना, भू निम्नीकरण हमने देख लिया क्या कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है, वह प्रक्रिया इसमें भूमि खेती की अयोग्य रहती है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भू निम्नीकरण के थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्राकृतिक पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। तो मृदा एक जटिल पिंड है जिसमें पृथ्वी के पतले बाह्य परत का निर्माण होता है। ठीक है, ओके। और प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से चट्टानों खनिजों के बीच में होती है, विकसित होती रहती है। ठीक है ना। क्योंकि प्राकृतिक, जैसे मैंने कहा, भौतिक, रासायनिक, अपर्दन वगैरह, अपक्षय वगैरह, ये क्या होते हैं, ये सभी एक रासायनिक क्रिया होती है जो जलवायु और भौतिक रसायन के बीच में होती है। विखंडन द्वारा चट्टान बनते हैं, चट्टान यानी टूटना, और दूसरी अवस्था में संपीड़न की प्रक्रिया द्वारा मृदा का निर्माण होता है। संपीड़न यानी तनाव, खींचना। विखंडन का मतलब होता है कोई चट्टान है तो वो टूट जाती है, आपस में मिल जाती है, टूट जाती है, तो विखंडन हो गया, टूट गई, है ना। और संपीड़न का मतलब होता है खींचना, तनाव। उनमें जब तनाव होता है, चट्टान है वो खिंच जाती है, सूर्य की वजह से, तापमान की वजह से, ओस की वजह से, किसी भी वजह से, तो वो संपीड़न कहलाता है। ठीक है ना, राइट। और ये कुछ जैव भू रासायनिक प्रक्रिया होती हैं जो हमेशा चलती रहती हैं। ठीक है ना। तो इस तरह प्राकृतिक अपर्दन प्रक्रिया की तीव्रता को अनुच्छादन की दर व भूपृष्ठ के नीचे की दर से जाना जाता है। ठीक है, ओके। बस मेन चीजें जान लीजिए कि चीजें कहलाती क्या है। वनोन्मूलन तो पहले भी हम देख चुके हैं, सभी चीजें, है ना, तो कोई मतलब नहीं है इनको देखने का। ओके। अब भू निम्नीकरण होता है, उसका प्रभाव क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भू निम्नीकरण से क्या समझते हैं, भू निम्नीकरण का क्या प्रभाव होता है, पर्यावरण पर कैसे प्रभाव डालता है, क्या प्रभाव है, या फिर पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालता है। ठीक है ना। तो देखिए, जो मृदा अपर्दन, भू निम्नीकरण यानी मृदा अपर्दन, ठीक है, मृदा अपर्दन भू निम्नीकरण की सबसे अधिक विनाशकारी घटना होती है, और इससे यानी कि मृदा अपर्दन, अपक्षय, विघटन, और ये क्या बोलते हैं, संपीड़न, ये सभी चीजें इसकी घटनाएं होती है भू निम्नीकरण की। इसमें न केवल जल और पादप पुष्पों की बर्बादी होती है, बल्कि अंत में स्वयं मृदा भी समाप्त हो जाती है, और जो बदले में फसल की उपज को प्रभावित करती है। तो झरनों तथा नदियों में, पेंदों में मृदा जाकर जम जाती है, और जिससे उसके जल को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, जो बाढ़ को जन्म देती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे भू निम्नीकरण के प्रभाव को एक एक कर देखेंगे। तो पहला है वृक्ष कटाव तथा बाढ़। ठीक है ना। पहला हम देख लेते हैं, वृक्ष का कटाव तथा बाढ़ यानी अपर्दन आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यानी कि भू निम्नीकरण या फिर अपर्दन आए तो आपको सीधे एक ही उसका आंसर यही लिखना है। ठीक है, ओके। चलिए, तो देख लेते हैं। पृष्ठ कटाव के कारण अधिकांश मृदा नष्ट हो जाती है। जनरली पृष्ठ कटाव नहीं, वन के कटाव के कारण भी, जंगल, पेड़ वगैरह को नष्ट कर दिया जाता है तो इससे भी मृदा नष्ट होती है। ठीक है ना। तो पृष्ठ कटाव का अर्थ क्या है, किसी क्षेत्र या वर्षण या वर्षा जो क्षेत्र से धारा जलमार्ग द्वारा विसर्जित होती है, यानी बिना मिट्टी में प्रवेश किए नष्ट हो जाती है, इसको पृष्ठ कटाव कहते हैं, यानी पृथ्वी का एक भाग का कटाव। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, मैंने आप लोगों का वीडियो बनाया है,
तो जस्ट अभी मैं अपलोड कर रही हूँ यूनिट, शायद आपका ये 6 और 7 है जो मैं अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। थोड़े से मैं अपलोड कर देती हूँ इसको, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है ना। किसी क्षेत्र में जब वर्षा होती है, ठीक है ना, और वर्षा की जो धारा होती है वो वहां से गुजरती है और बिना मिट्टी में प्रवेश किए ही वो नष्ट हो जाती है, इसे पृष्ठ कटाव कहते हैं। तो पृष्ठ कटाव भूमि में जल का अंतःस्रवण कम होता है या बिल्कुल रोक देती है, ठीक है ना। और कटाव या स्तर क्षेत्रों में भूमि तक परिवर्तित होती है, ठीक है ना। और कुछ भागों में नुकसान इतना अधिक होता है कि ये 50 से 60% तक हो जाता है, और जबकि वार्षिक कटाव से नुकसान अर्धशुष्क के शुष्क क्षेत्रों में बहुत कम होता है। तो भारत में बाढ़ की समस्या का कोट सिंधु गंगा के बेसिन में होता है, ठीक है ना। तो ये पृष्ठ कटाव और बाढ़ होता है जिसकी वजह से जो मिट्टियां होती हैं वो बह जाती हैं, अपक्षय होने लगती है, अपरदित होने लगती है, ठीक है ना। और एक स्थान से बह करके दूसरे स्थान में चली जाती है, ठीक है। फिर मरुस्थलीकरण इसका दूसरा कारण होता है अपर्दन का या फिर भूनिम्नीकरण का, यानी अनुपजाऊपन का। तो मरुस्थलीकरण सामान्यतः देश के शुष्क भूखंड में होता है, जबकि जल सूखे तथा प्रवाह रेगिस्तान, अर्ध शुष्क, कम वार्षिक वाले क्षेत्रों में भी पड़ता है, ठीक है ना। तो उत्पादकता के अतिरिक्त अच्छे स्वस्थ वातावरण की समस्या के रूप में देखा जाता है और मरुस्थलीकरण की सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है ना। भूमि की जैविक उत्पादकता का निम्नीकरण होना और मरुस्थल का निर्माण होना। हमें पता मरुस्थल शुष्क होता है, वहां धूप ही धूप होती है, रेत ही रेत होती है, पानी भी नहीं होता है, तो वहां पे किस तरह से पेड़ पौधे हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकते हैं, वहां कुछ उग भी नहीं सकता है। अगर हम लगाना भी चाहें तो वहां पे हवा, जो मृदा का पर्दन होता है वो सबसे तेज होता है, वहां की जो वायु होती है हवा के माध्यम से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह होती है, वहां पे निम्नीकरण होने लगता है, ठीक है। तो जहाँ पे मृदा की पर्दन क्षमता जब तेज हवाओं और कम हुई वनस्पत के आवरण के साथ मिल जाती है तो वहां मरुस्थलीकरण प्रारंभ हो जाता है। फिर पोषक की हानि और भूमि उत्पादकता। तो मृदा अपरदन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव मृदा का पानी के साथ बह जाना होता है, और जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ ही बह जाते हैं, वहां पे मिट्टी के पास होते नहीं है। तो वहां पे आप कुछ भी उगा लीजिए, कुछ भी खेती किसानी कर लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि उसके पोषक तत्व जो है मिट्टी के साथ में, सॉरी, पानी के साथ में बह के चले गए हैं, ठीक है ना। तो दोमट मिट्टी की अपेक्षा जो पीली जमीन में पोषक तत्वों का अभाव अत्यधिक होता है, और ऐसा रेतीली जमीन में अंतःस्रावण की दर जो होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है ना। ओके, तो इसे आप देख लीजिएगा, पॉज करिए और देखिए। तो ये कारण है, किसके कारण है? भू निम्नीकरण के, ठीक है। ओके, तो ये कारण हो गए। मृदा अपरदन की कीमत, ये नहीं है, ये कारण में नहीं आएगा। हाँ, मृदा अपरदन विश्व की आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक विनाशकारी घटना होती है, और इसमें केवल अपर्दित भूमि की उत्पादकता ही नष्ट नहीं होती, बल्कि अपर्दित मृदा उत्पादक भूमि तक पहुंच जाती है, जो अपनी उत्पादकता को खो देती है, ठीक है ना। तो जो जमीन उपजाऊ होती है ना उसको भी अनुपजाऊ कर देती है मृदा अपरदन, ठीक है ना। तो मरुस्थल का प्रसार एक अच्छा उदाहरण इसका है कि फसली भूमि की उत्पादकता को वार्षिक तौर पर वह नष्ट हो जाती है, राइट। तो देख लीजिएगा निम्नीकरण के मृदा अपरदन के कारण कौन कौन से, 100% क्वेश्चन आएगा मृदा अपरदन क्या कहलाता है, ठीक है। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफी, यूनिट भी आपकी फिनिश्ड हो गई। तो हम इसमें 9 और 12 यूनिट हमने दो लिया है, और इसको यहीं पे हम फिनिश्ड कर देते हैं। अभी हमारे पास तो वैसे एक है पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य भी, लेकिन हम नहीं लेंगे, अब मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिएगा। आप एक काम करिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट में आप चले जाइएगा, BEVAE 181, BEVAE 181 पर्यावरण अनिवार्य क्षमता कार्यक्रम है, फाउंडेशन कोर्स है जो आप भी पढ़ते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, लेक्चर वीडियो डला हुआ है, थ्योरी डली हुई है, ये सब उसमें आपको मिल जाएगा। तो प्लीज आप वहां से इसको वॉच कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। आज के लिए इतना काफी है, इसमें से जो भी क्वेश्चन फंस जाएंगे 3 4 5 तो आप पासिंग मार्क्स तो लेके आएंगे ही आएंगे। इसीलिए मैंने सेलेक्टेड PDF लिया, सेलेक्टेड आपकी यूनिट ली है, ठीक है ना, जिससे क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। शहरीकरण के प्रभाव क्या होता है, भू निम्नीकरण क्या होता है, पर्यावरण पर इसके क्या प्रभाव होते हैं, शहरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है, कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन है यूनिट जो हम लेके आए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है, ठीक है ना। अब आज के लिए इतना काफी है, तो वीडियो का वेट मत करिएगा। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। टेक केयर, बाय।